मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सेंट्रल बैंक है और सारे बैंक्स को कंट्रोल भी करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सबसे कंट्रोलिंग बैंक या इंडिया की सेंट्रल बैंक क्यों बनी? क्या आप ये जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसने बनाई, कब बनी, इसका शेयर कैपिटल कितना रहा होगा जब ये बनी, इसके बनाने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या मोटो था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम कौन संभालता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां से आई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बैंक कौन सी है? सर ऑस्बोर्न स्मिथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर क्यों बने? उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में क्यों लाया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया टोटल कितने बैंक से बनी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई, इनका क्या रिलेशन है? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। 1926 को एक कमीशन आता है जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी यानी हिल्टन यंग कमीशन भी कहा गया है। यह कमीशन एक रिपोर्ट बनाता है जो इस बात को ज़रूरी ठहरा देता है कि हाँ, इंडिया में आरबीआई बनना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बननी चाहिए। लेकिन अगर हम इंडिया में अगर बैंक्स का अगर हिस्ट्री देखें तो वो बहुत पुराना है। इंडिया में एक रिकॉग्नाइज्ड ओल्डेस्ट बैंक अगर मैं आपको बताऊं तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बनाया गया था 1770 में। ये बैंक 60 साल बाद तकरीबन 1830 से 32 के बीच में लिक्विडेट, मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व की जाती है, बंद की जाती है। ये वो दौर था जिस वक्त आप ऐसा समझ सकते हो कि बैंक्स बनती कम थी, डूबती ज़्यादा थी। मतलब अगर मैं एक अनुमान अगर लगाऊं तो तकरीबन ये 60 सालों में 2000 के आसपास बैंक्स बनी, 1770 से 1830 के बीच में। मतलब सालाना औसतन 40 बैंक्स बनी और उतनी ही बैंक्स डूबी। ये बैंक्स क्यों डूबी? तो इसके कई सारे रीजंस थे, क्योंकि बैंक के पास कोई ऐसे फर्म वर्किंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ज़रूरी समझा कि हाँ, एक ऐसी सेंट्रल बैंक डेफिनेटली बननी चाहिए और ऐसी बैंक्स जो इंडिया को ब्रिटिशर्स द्वारा फाइनेंशियली कनेक्ट करें। ब्रिटिशर्स बिजनेस करने आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक बैंक बनाई गई जिसको बोला जाता है बैंक ऑफ बॉम्बे, जो 1840 में बनी। ये बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 को जो बनाई गई, ये बैंक्स वही काम करती थी जो काम बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने करना चाहिए था, दैट इज टू प्रोवाइड द फंड्स एंड मनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत गिरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे लाया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हटाया? यह कैसे हटाया? तो अगर हमें जानना है तो हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 2 जून 1806 में एक बैंक बनी जिसको कहा गया बैंक ऑफ कलकत्ता। यह बैंक कलकत्ता मतलब आज के कोलकाता में बनाई गई। यह बैंक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई। 3 साल बाद इस बैंक का नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल किया गया, दैट इज 1809। ये बैंक का मेन पर्पस था कि ये बैंक फंडिंग करती थी जो कि वॉर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा टीपू सुल्तान और मराठा के अगेंस्ट खेले गए। इसके अलावा दूर बैंक बॉम्बे में अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे दैट इज आज का जो मुंबई है, यहाँ पे 1840 15 जून को एक बैंक बनाई गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाई गई, जिसको कहा गया बैंक ऑफ बॉम्बे। और फिर तीसरी बैंक मैं आपको बताता हूँ, ये है बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास 1843 1 जुलाई को बनाई गई। ये भी बैंक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी। इन बैंक्स को प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा गया। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके एक फाइनल एक बैंक बनाई गई जो कि बनाएगी 1921 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंक को मर्ज करके दैट इज अमलगमेट करके एक बैंक बनाई गई जिसको बोल दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई।
लेकिन ये जो बैंक है ये सेंट्रल बैंक करके काम करना चाहिए, उसके 1 साल पहले एक एक्ट बनाया गया जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 बोला गया। इसके तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिए गए कि वो इंडिया की सेंट्रल बैंक करके काम करे। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 100% पावर्स हुआ करते थे। उन्होंने इस बैंक के गवर्नर, इंपीरियल बैंक के गवर्नर राजा सर अन्नामलाई चेट्टियार को अपॉइंट किया। इन्होंने बैंक को काफ़ी आगे लेके गए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी इसमें 80% प्राइवेट शेयर्स थे जो कि लोगों द्वारा खरीदे गए थे, और सिर्फ 20% जो शेयर्स थे यही जाते थे सिर्फ स्टेट को। स्टेट को जाने का मतलब है कि ये मिलते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो दरअसल में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ 20% साझेदारी थी आधिकारिक तौर पे। तो 20% ये जो शेयर्स थे इनको हटाना था और 100% जो कब्जा है उनको करना था ब्रिटिशर्स को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पे। अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 100% तो कब्जा कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये बैंक बनी 5 साल के बाद यंग हिल्टन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी कहा गया, इसको भेजा। इस कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के जो संदर्भ है, जो दिए गए हैं रिकमेंडेशन, उसके रिकमेंडेशन को कंसिडर करते हुए रिपोर्ट बनाई गई और ये रिपोर्ट सबमिट की। और इवेंचुअली आपको ये देखा होगा कि उस वक्त जो इंडिया में मिनिस्ट्री थी, ये मिनिस्ट्री द्वारा उसको पारित किया गया और फिर 1934 5 मार्च को आरबीआई एक्ट बना। ये आरबीआई एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरी सहूलियत और पूरे पावर्स दिए गए कि एक ऐसा बैंक बनेगा जो इंडिया का सेंट्रल बैंक होगा। और ये बैंक बनाने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि उनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से 100% शेयर्स अपने नाम पे करने थे। दूसरा सबसे बड़ा एक और रीज़न ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने का कि ब्रिटिशर्स लोगों का कई सारे प्रोविडेंसेस के ऊपर अलग अलग राज था। जैसे अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में था, ईस्ट के तरफ था, इंडिया में था। तो इन सारे जो टेरिटरीज थे, इसको हम लोग ब्रिटिश टेरिटरीज बोलते, इन सबको जोड़ना था फाइनेंशियली। तो इसके लिए भी उनको आरबीआई बनाना बहुत इम्पोर्टेंट रहा। इस तरीके से बराबर 5 मार्च 1934 को जो आरबीआई एक्ट पास हुआ, बराबर 13 महीने बाद 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया में ये जो सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट था, ये आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये किसको पता था। लेकिन 1 अप्रैल को ये जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ तो डेफिनेटली इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट हुआ अगले साल, दैट इज़ 1936। और ये सिस्टम आज भी इतने सालों बाद, 80-85 सालों बाद आज भी ये चीज़ फॉलो की जाती है। आज आरबीआई को इतने साल हुए, आज भी फर्स्ट जो डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की, ये 1 अप्रैल ही होती है। और जो बैंक्स की जो लास्ट डेट जो फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कंसिडर की जाती है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ये 31 मार्च ही है। इसके पीछे आरबीआई की डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दैट इज़ 1 अप्रैल है। ये आरबीआई बनने की कहानी नहीं थी, तो ये इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रोल अभी आगे और आने वाला था। आरबीआई तो बन गया, लेकिन आरबीआई ने अपना फर्स्ट करेंसी नोट 1938 में लॉन्च किया, जो कि 5 रुपये का नोट था। उसी साल फिर बाद में 500 रुपये के, 1000 रुपये के, 10,000 रुपये के करेंसी नोट्स भी आरबीआई द्वारा बनाए गए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि करेंसी नोट्स का बहुत ज़्यादा मोनेटाइज लेवल पे अगर प्रिंट किया जाता है, जैसे 10,000 का, 1000 रुपये का अगर नोट बनता है, तो उस करेंसी की वैल्यू जो है इवेंचुअली डाउन होती है। उस वक्त ब्रिटिशर्स लोग और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से जूझ रहे थे, वो थी वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिशर लोगों द्वारा इन्वॉल्वमेंट जो बाकी कंट्रीज़ का था, जैसे फ्रांस था, उस वक्त साउथ यूनियंस थी, तो एक वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ा गया
जिसमें ब्रिटिशर लोगों को बहुत नुकसान हुआ और उनको फाइनेंसिस की बहुत ज़रूरत गिरी। तो ये जो बहुत बड़ा जो पैसा है ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है डाइवर्ट कर दिया गया। 1945 को जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हुआ, तब इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक करेंसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो पहला डिमोनेटाइजेशन 12 जनवरी 1946 को 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के करेंसी का किया गया। ये सबसे बड़ा पहला डिमोनेटाइजेशन आरबीआई द्वारा था। अब तक आरबीआई ब्रिटिश के ही कंट्रोल में था। आरबीआई जब बना तब आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ बने। क्यों बने, इसका एक रीज़न है। जैसे मैंने आपको कहा कि आरबीआई जो है 100% ब्रिटिशर्स लोगों के हाथ में चाहिए था, 100% ओन बाय स्टेट चाहिए था, इसलिए उन्होंने उस वक्त आरबीआई को एस्टेब्लिश किया अगेंस्ट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि मैंने आपको बताया कि 3 बैंक के मर्जिंग से बना था, दैट इज बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये जो 3 बैंक्स का मर्जिंग द्वारा जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, तो जैसे आपको कहा कि 80% शेयर जो थे वो प्राइवेट थे। अब जैसे आरबीआई बना, पूरे जो शेयर्स है, पूरे जो वर्क है, ये पूरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आधिकारिक तौर से सौंपे गए। 1921 में सर अन्नामलाई चेट्टियार को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर करके घोषित किया गया और उनका अपॉइंटमेंट किया गया। 1926 में सर ऑसबॉर्न स्मिथ को इस काम के लिए लाया गया। वो मैनेजिंग गवर्नर बने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने पूरा कामकाज जो है संभाला और इनको पहले से पता था कि यहाँ पे एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाएगा और मुझे पूरा ये जो रोल है ये उधर लेके जाना है। तो उन्होंने सेम वैसे ही काम किया और जिस तरीके से काम हुआ, तो जैसे आप जानते ही हो, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काम करती थी इंडिया में, बराबर वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने अपने पूरे अधिकार सौंप दिए और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 के बाद अच्छे तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काम करने लगी। सर ऑसबॉर्न स्मिथ को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक टेलीग्राम है उस वक्त के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन द्वारा भेजा गया, जो कि आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ये जो दौर था, इस दौर में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरीके से आरबीआई के अंडर आ गया। लेकिन उस वक्त इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के कैपिटल जो है बहुत अच्छे थे, इसलिए वो जो है एज इट इज़ बरकरार रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 करोड़ के कैपिटल के साथ, शेयर्स के साथ बनाया गया, जिसमें 5 लाख इक्वल शेयर्स बनाए गए। 100 रुपये का एक शेयर था और इस तरीके से इस बैंक को शेयर होल्डर्स बैंक करके डिक्लेयर किया गया, जिसको आज हम लोग आरबीआई कहते हैं। ये बैंक उस वक्त 100% ब्रिटिशर्स के हाथ में था। 1943 को पहले इंडियन गवर्नर सर सीडी देशमुख को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर टू आरबीआई। उसके बाद जैसे आप जानते हैं 1947 को 15 अगस्त ये डिक्लेयर हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, इंडिया से ब्रिटिश रूल चला जाएगा। बट ऐसे वक्त इंडिया के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था जिससे इंडिया को रन किया जाए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाया जाए। दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और कुछ दिन का वक्त लगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्ले किया। कॉन्स्टिट्यूशन हैंडओवर हुआ 26 नवंबर 1949। 1949 को जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन हैंडओवर हुआ तो वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा और 2 महीने का समय मांगा गया। उसके बाद पूरा जो गवर्नेंस है वो इंडियंस के हाथ में चला गया। दैट इज़ 26 जनवरी 1950 को 100% गवर्नेंस इंडिया के हाथ में आ चुका था। दैट इज़ द इंडिया, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन आरबीआई उसके पहले ही नेशनलाइज किया गया था। आरबीआई इसके 1 साल पहले, मतलब 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया। जब नेशनलाइजेशन की बात हुई थी
तो आरबीआई की पूरा जो बोर्ड था वो नेशनलाइजेशन के टोटल खिलाफ था। नेशनलाइजेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि जो आधिकारिक तौर पे ये एक शेयर होल्डर्स बैंक थी जिसमें टोटल 5 लाख शेयर 100 रुपये का, एक इस तरीके से 5 लाख रुपए के शेयर्स कैपिटल के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 100% इसमें हक जो है ब्रिटिशर्स द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड का था और उनके शेयर होल्डर्स का था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1949 को सबसे पहले तो शेयर होल्डर को जितने हो सकते हैं एक निगोशिएट करके उनको सबसे पहले आधिकारिक तौर पे उनको ख़रीदा गया पूरे शेयर्स, और उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारा पैसा जो है उनको दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि नेशनलाइज हो गई बैंक। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि 100% गवर्नेंस का अधिकार गवर्नमेंट का होना, प्राइवेट आधिकारिकता ख़त्म होना। मतलब अभी आरबीआई प्राइवेट नहीं थी, अभी आरबीआई 100% गवर्नमेंट थी, और ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई जैसे नेशनलाइज हुई, आरबीआई ने वापस से जिससे अधिकार लिए थे, दैट इज़ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर फोकस करना चालू किया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइज किया और उसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की जो लार्जेस्ट वर्किंग बैंक है, ये इसलिए कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 200 साल 2006 में कंप्लीट किए। इसका रीज़न ये बनता है कि 1806 में सबसे पहली जो उसकी बैंक है, दैट इज़ बैंक ऑफ कलकत्ता, वो फॉर्म हुई थी। इस तरीके से आगे जाके बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, और इस तरीके से आरबीआई ने वर्किंग स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट इंडिया में। लेकिन अभी और छोटा सा एक पार्ट बाकी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना केवल इंडिया के जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इसके ऊपर काम किया है, बल्कि बर्मा, जिसको आप लोग म्यांमार कहते हैं, म्यांमार 1937 में इंडिया से अलग हुआ था, लेकिन उसके बावजूद 1947 तक बर्मा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके काम करता था। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, ये भी उस वक्त के प्राइवेट बैंक्स थे। इसको भी आरबीआई ने उस वक्त फोकस किया, और उसके बाद 1969 में उसने 14 बड़ी बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर से उसने 6 बैंक्स चुनी जिसका नेशनलाइजेशन किया, जिस टोटल 20 बैंक्स होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया के इंडिपेंडेंस 1947 जब हुआ, तब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई बैंक नहीं था, तो बैंक ऑफ पाकिस्तान मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान करके भी आरबीआई ने 1 साल तक काम किया। 1 जुलाई 1948 को बैंक ऑफ पाकिस्तान बना। उसके बाद पूरे जो आधिकारिक तौर पे जो राइट्स बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे दिए गए। तो इस तरीके से ये था आरबीआई बनने की हिस्ट्री। और अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे कि नेशनलाइजेशन बाद में 14 बैंक्स का, फिर 6 बैंक्स का क्यों हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या पॉलिसी है, बैंक्स आगे जाके कैसे डेवलप हुई, डिमोनेटाइजेशन वापस से क्यों किया गया, और बहुत सारी जानकारी के लिए देखते रहिए बेस एजुकेशन। थैंक यू।